2014 to 2024. आप लोगों ने वादा किया था that you are going to do economic development and empowering the youth through self-employment, but still unemployed remain high among youth. आपने promise किया था that you are going to do economic development and create job. India unemployment rate has rise to 7.2% and still there is inflation of. I am answering to this question, may I? जैसे आप अभी हमारी मरियम ने कहा था कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन के लिए क्या किया है, मैं इनको एक बार याद दिला दूं कि हमारी सरकार ने इस पे कई सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि 1 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। और वो इनके लिए था जो भी अनएम्प्लॉयड है जो पैंडेमिक के दौरान यानी कोविड-19 के दौरान हुए थे, उनके लिए ये योजना काढ़ी गई थी। और इससे कई लोगों ने कई जनता ने इससे फायदा भी उठाया था। क्या ये उनको याद नहीं है? और मैं उनको और एक याद दिला दूं कि 2016 में नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के लॉन्च के दौरान हमने 2.8 अनएम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था। और अभी मैं और बताती चलूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो कि 25 वर्कर्स और 116 डिस्ट्रिक्ट्स में 2020 पैंडेमिक के दौरान 50 करोड़ के लिए किया था। With respect, I want to know that इन्होंने वो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की योजना कब की थी और कहाँ की थी? बिकॉज इंडिया में 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। So मैं इनको बताती चलूँ कि हम स्पीकर ये अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हमने ऑलरेडी 2016 से लॉन्च की हुई है, और इस जैसे कि मैंने कहा इससे कई लोगों ने फायदा भी उठाया है, और हमने 2.8% अनएम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट भी दी। मैं इनको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कब और कहाँ लॉन्च की गई थी। जैसे मैंने कहा 2016 ऑन 1 अप्रैल को हमने नेशनल करियर सर्विस लॉन्च किया था, जिससे कई क्रिएशन जो अनएम्प्लॉयज थे उनके लिए हमने क्रिएशंस किए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसमें 2.8 इंडिविजुअल्स ने अपने अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी को दूर किया था। और एक बार मैं याद दिला दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन के लिए यूज की गई थी। इसी तरह और एक ट्राइसल स्कीम हमने लॉन्च की थी जो रूरल एरियाज में सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंडिविजुअल्स के लिए इंडस्ट्री स्टार्टअप करने के लिए हमने लॉन्च किया गया था। दैट्स इट मैम, दैट्स इट स्पीकर। ऑब्जेक्शन। इतने सारे ये आ रहे हैं, फिर व्हाट इज द रीजन द मोस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? द यूथ जो डिग्री लेकर बैठे हैं उनकी नौकरी का क्या? वो यूथ जो स्किल्ड हैं उनके लिए हमने कहा था कि पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज मत करें। हमने एक लिमिट रखी थी कि पॉपुलेशन मत बढ़ाएं, लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। That is not our responsibility. Speaker, I want to let you know that we all know कि लॉकडाउन के वक्त बहुत सारा पॉपुलेशन, सिर्फ भारत देश में नहीं हर एक कंट्री में पॉपुलेशन कम हो गया था। तो अब पॉपुलेशन की बात उठी है, तो जब पॉपुलेशन कम हुआ था तो अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों नहीं हुई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लॉकडाउन खत्म होके भी 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है ये हम भी देख सकते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए हम लोग देखेंगे कि ऑन 26 अगस्त 2024 द स्टैचू ऑफ शिवा महाराज फॉल्स डाउन एंड ब्रेक्स बिकॉज ऑफ रेन एंड विंड। दिल्ली T1 एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, 4 ब्रिजेस कोलैप्स इन बिहार, राम मंदिर रूफ लीक, अयोध्या फ्लडिंग। ये सब देखने के बाद मुझे लगता है भारत पर सड़कें नहीं, ये सड़कों पर भारत बनी हुई है। Infrastructure has developed and witnessed a significant in many more activities that I want to present. Infrastructure how has developed. Infrastructure has developed and witnessed a significant in many activities. I want to present infrastructure how has developed. That Atal Tunnel, world largest bridge, and Statue of Unity, world largest statue, and China
रूड एक्सीडेंट्स They are leaving the main aspects that is important to take the country forward. Unemployment, poverty, इस सब का क्या taxes, एक taxes से सबसे ज़्यादा किसे affect करता है? Middle families को. उनके बारे में क्या? There is no option on that. Poor सो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। और रही मिडिल क्लास की बात, तो अभी हमने एक न्यू बजट रिजीम को इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि दे विल बी नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम ऑफ 12 lakhs रुपीस। ऑब्जेक्शन मैडम स्पीकर। Madam Speaker, 18% of taxes in lower rice, oil और medicine निकाल रहे हैं। 18% of taxes और in water tax 12% per 20 liters ये लोग 12% निकाल रहे हैं per 20 liters of water. How can this poor people can survive? The farmers. I can answer question to speaker madam. जैसे कि इन्होंने कहा कि डेली गुड एसेंशियल्स पर भी हमने इनको 12% ऑफ टैक्स हम डेली गुड एसेंशियल्स पर तो हरगिज़ नहीं लगा दें, ताकि हम उनको बता दें कि डेली गुड और एसेंशियल्स पर हम 5% ऑफ GST सब टैक्स लगाते हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा 20 लीटर ऑफ वाटर पर हम 12% ऑफ टैक्स लगाते हैं, वो भी जस्ट पैकेट वाटर पर। अगर बॉटल कैन या फ्री लिक्विड में ले तो उसके ऊपर GST और टैक्स कम चलता है, पर जब वो प्लास्टिक पैकेट में जो वाटर हम खरीदते हैं उस पर अगर वो 20 लीटर्स ऑफ वाटर खरीदे तो उस पर 12% ऑफ GST लगता है। क्या ये आप इनको समझा सकते हैं स्पीकर मैडम? So, Madam Speaker, respected Madam Speaker, I want to ask them a question. They are implementing a new rule, uniform code. Why are they implementing? And mainly they are implementing on the Muslim community. Is it unfair or fair? Please. Administration. Here we have many articles like Article 25 and Article 26, which gives the right for every community. Here we are not targeting on a particular community. It's their choice. This all I want to conclude. Objection, Madam Speaker. If they are not targeting a committee, then why are the Muslim community girls are forced to remove their hijabs in colleges? May I talk, Speaker Madam? Supreme Court has decided that the hijab is not particular. It depends on the school administration. If they agree to hijab, they can, or otherwise they can't. It depends on school administration. Madam Speaker, the ruling party addressed in 22 January that by giving a slogan बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, then क्या भारत की बेटी बच रही है या भारत की बेटी पढ़ रही है? हमने इस स्कीम को 2015 में लागू किया था। हमने उस वक्त बहुत सी चीजें जो बहुत सी नाराएं लगाई थी, उसमें तो थोड़ी तो लागू हो भी चुकी है। जैसे कि उस वक्त बेटियों को पैदा भी नहीं होने दिया जा रहा था, उस वक्त बेटियां पैदा होते ही उनको मार डालते थे। मगर अब ऐसा हमने रूल निकाला है कि बेटियों को भी बेटों के समान का हक देना चाहिए। वो भी पढ़ रही है, वो ऑटो भी चला रही है, वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जॉब्स भी कर रही है। तो फिर बेटियों की सेफ्टी का क्या?
कभी भी हो, दर्द को सबको होता है। तो हमें सारे तैयारी कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करें थोड़े स्कीम्स वुमेन सेफ्टी के लिए। हमें सेक्सुअल वायलेंस को रोकना है, इसलिए गवर्नमेंट ने कितने स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया वुमेन सेफ्टी के लिए। थैंक यू मैडम स्पीकर। आप जो है स्कीम्स की बात कर रहे हैं, स्कीम्स को निकल के 2015 से अभी जो है ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने वाले हैं, सॉरी। और पर ये कोलकाता जो इंसिडेंट हुआ है, इट वाज इन 2024। तो कोलकाता डॉक्टर गॉट रेप्ड एंड देन मर्डर्ड इन Bangalore। A man was arrested for placing a mobile phone camera in ladies' washroom। ठीक है। It got worse when a van driver in Jamshedpur was held for sexual assaulting a nursery student। Like how far is this going? और फिर आप बात करते हैं about women safety। मैडम, I would like to speak। That's it. Is this the women's safety you are giving? मैडम, हम हमारे हाथ से जितना हो रहा है हम अपनी बेटियों को बचा ही रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और जो रही बात बेटी बचाओ की, तो पहले एजुकेशन होने के बाद हम बेटी को बचा भी रहे हैं। वो अगर रही बात कोलकाता रेप की, तो हमने उस सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो कार्यवाही भी चल रही है। और उस प्रिंसिपल को भी हमने, संदीप घोष को भी अरेस्ट कर लिया है और उनको सजा भी मिल रही है। उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। So, जैसे उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए, whether it be a girl or a man or a boy, it is actually very distinct for education। इस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है। जिस देश में मूवी फ्री है लेकिन एजुकेशन कम से कम हो, उस देश में एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं। जिस देश में खून सस्ता है लेकिन दूध महंगा है, उस देश में हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सो मैं स्पीकर मैडम, जैसे कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कितना मेजर रोल इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। उन्होंने कहा टैक्सेशन एजुकेशन पर ज़्यादा है, पर क्या इन्होंने हमारी स्कीम्स जो हमने रूरल एरियाज में एजुकेशन के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कूल किए हैं, क्या वो स्कूल्स रिसेंटली एक सर्वे में निकला था कि तेलंगाना में एक स्कूल है गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही बच्ची पढ़ती है, क्योंकि कोई पेरेंट्स वहाँ पे अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहा। लैक ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। It's not of lack of government education schools, speaker madam. That is not of lack of government schools. प्रॉब्लम ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कीम जरूर निकाल रहे हैं लेकिन अपनी एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप उसको वहीं का वहीं रहने दे रहे हैं। इफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैड बेटर एजुकेशन, जैसे बाहर कंट्रीज में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, हमारी कंट्री में प्राइवेट स्कूल में नंबर ज्यादा क्यों है फिर? क्योंकि स्पीकर मैडम, हमारी कंट्रीज के नागरिकों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्किल्स कम होते हैं, उनकी पढ़ाई उतनी क्वालिटीनेस नहीं रहती है। अगर से हम हर एक इंडिविजुअल के माइंडसेट को बदलने जाएंगे तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, आप ही बताइए। हम गवर्नमेंट्स के लिए करते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल इंप्लीमेंट करते हैं, स्कीम्स करते हैं, न्यू न्यू प्रमोशंस करते हैं कि वो अपने बच्चों को हमारी गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में एजुकेशन दिलाए, पर क्या हम हर एक नागरिक के सोच को बदल सकते हैं? थैंक यू स्पीकर मैडम। के टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगता 12 लाख। मिडिल क्लास के पास इनकम 12 लाख की हो, मिडिल क्लास के वो ऑलरेडी अमीर है, वो छोड़ो। सबसे ज्यादा इनकी जीएसटी दूध दही खाने पीने पे लगती है। पैसे वाले तो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कम है, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वो कैसे अफोर्ड करे? पहले जमाने में सिर्फ दूध दही खा के जो इंसान जी लेता था, इंडिया में तो वो मर जाएगा, बिकॉज उसके लिए उसके जीएसटी बाकी के सारे टैक्सेस उस पर पे करने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स छोड़ रहे हैं तो दूसरे पे तो टैक्स ले ही रहे हैं। एक तरफ से माफी करते हैं और दूसरी तरफ से ले ही लेते हैं, तो ये कौन सी सरकार होगी? हमारे पैसे लेकर ये कहते हैं कि हमें दे रहे हैं, हमसे सिर्फ लिया जा रहा है, दे तो ये इनके लोगों को दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने फुट टैक्स की बात की है, जैसे कि हमने एक न्यू स्कीम काढ़ा है बजट रिजीम। इसके अंदर टैक्स को हमने कम किया, मिडिल क्लास के लिए भी हमने अफोर्डेबल मतलब इनकम टैक्स भी उनके लिए कम किया। ये आपको नहीं दिखता क्या?
करें, अब ये रिजीम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो टैक्स हमने कम करा, से हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगी मैडम स्पीकर। अगर एक इंसान एक पर्सन जो है पर एनम वो 20,000 फुट के ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो टैक्स रिजीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो 20,000 जो टैक्स में वो पे करता था, क्या वो उसका वो रिड्यूस नहीं हुआ? क्या वो 20,000 उसके सेविंग्स में नहीं जाएंगे मैडम स्पीकर? आई कंक्लूड मैडम स्पीकर। ये कहना चाहती हूँ कि जापान ने भी कुछ कम नहीं सहा है। पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे ही डाला था और वो पूरा तबाह हो गया था। उसने जीरो से स्टार्ट किया और आज हीरो बना है। इंडिया के अंदर भी स्किल्स है। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्पीकर कि हमारा देश स्किल्ड नहीं है, बस हमारे देश में हमारे युवा के स्किल्स को दिखाने के लायक गवर्नमेंट नहीं है। हमारे देश का स्किल्ड युवा गूगल का CEO बन के काम कर रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज में जाकर। तो हमारी गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही? वो भी एक दिन आएगा स्पीकर मैडम, जब हमारी इंडिया के स्किल पर्सन हमारी इंडिया के लिए वर्क करेंगे। हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और जिस तक इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट अगर से इतनी स्किल्ड होती तो हमारा इंडिया भी आज डेवलप्ड नेशन होता, ना कि डेवलपिंग नेशन। हम उस पर काम कर रहे हैं। सरकार अगर से जब हम बीज गड़ाते हैं तो एकदम से तो पौधा झाड़ तो नहीं बन जाता, धीरे धीरे वो स्टेज बढ़ता है। वो पहले पौधा होता है, फिर वो एक पेड़ में तब्दील होता है। तभी उसी तरह हमारा नेशन भी डेवलपिंग स्टेज में है, और एक दिन वो डेवलप्ड स्टेज पर पहुंचेगा। और इस पर हम अपनी स्पीच को कंक्लूड करते हैं स्पीकर मैडम। जो है इंडिया स्टिल ऑन डेवलपिंग स्टेज। 5 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल इंडिया इज ऑन डेवलपिंग स्टेज। और यहाँ की जो यूथ है दे स्टडी हियर एंड जो है वो अब्रॉड जाके जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके स्किल्स को जो है कोई इंकरेज नहीं कर रहा। व्हाट डू यू वांट टू से? हम इंकरेज कर रहे हैं स्पीकर मैडम। हम उनके जो स्किल्ड पर्सन जो हमारे सिटीजन दूसरी कंट्रीज में जाके वर्क करें, क्यों करें? क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी वीक है। वो उतने स्किल्ड लेबर्स को अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं। हम इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हैं। तक हमारी सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर भी काम करना शुरू किया है। जब हमारे सिटीजन्स को ये समझ में आएगा कि हमारे इंडिया किसी दूसरे नेशन से कम नहीं है, तब वो तब्दीली भी हमारे कंट्री में आएगी स्पीकर मैडम। ऑब्जेक्शन मैडम। तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट और कर रहे हैं करप्शन। आप करप्शन के बारे में पूछिए। हर एक सेक्टर में एटलीस्ट एक आधार कार्ड बनाने जाओ, आप 2-3 हज़ार खर्चा करना पड़ता है। इस बारे में बताइए स्पीकर मैडम, ये बार हमारी सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहा है। क्या इनके पास कोई सबूत है कि करप्शन इतना बढ़ चुका है? और हमारी सरकार में करप्शन किस सरकार में नहीं होता? क्या ऑपोजिशन पार्टी में करप्शन नहीं किया जाता? हम करप्शन को रोकने के लिए भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया है। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है स्पीकर मैडम? ऑब्जेक्शन मैडम। अगर आप सेटअप कर रहे हो तो फिर करप्शन क्यों नहीं रुक रहा? अभी तक चल रहा है। ये अभी तक चल रहा है या चलता रहेगा, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है स्पीकर मैडम। जैसा कि हम हमारी सरकार की तरफ से अगर कहें तो हमारे लिए करप्शन एक पॉइंट है। हम इससे आगे बढ़कर हमारे लिए कुछ देख रहे हैं। करप्शन को रोकना भी है और हमारी कंट्री को डेवलप करना भी है। अगर हम इनकी तरह करप्शन को पॉइंट बड़ा बनाकर रखेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी स्पीकर मैडम। स्पीकर, अगर करप्शन को नहीं रोकेंगे तो इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी जैसी चीजें कब जाएंगे? जब करप्शन को ये रोकने के लिए कुछ करेंगे तभी तो बाकी चीजें अपने आप दबेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 0 to 180 रैंक के बीच में इंडिया 46th प्लेस में है करप्शन में, जो कि बहुत बड़ा है। और इंडिया में गली गली में, घर घर में करप्शन होता है। यहाँ तक कि इनकी खुद की सरकार में भी करप्शन होता है। Constitution has given allocation to state and central government to impose tax। जो कुछ भी हम टैक्स का पैसा निकाल रहे हैं वो कुछ हम अपने देशवासियों के ऊपर ही चुन रहे हैं और कह रहे हैं आप दालों के ऊपर इतना टैक्स है, एजुकेशन के ऊपर इतना टैक्स है। ये सब हमारी कंटिन्यू मैडम। बात कर रहे हैं कि एजुकेशन पे टैक्स, हाँ एजुकेशन पे ये आप बता रहे हैं कि दालों पे टैक्स कर रहे हैं, हाँ टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। और वही पैसा जो कि हम अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए
ऑब्जेक्शन। इन्फ्लेशन सिर्फ मिडिल क्लास पे चलता है क्या? आपका रिच क्लास और रिच हो रहा है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली गवर्नमेंट जब से आई है तब से हिंदू मुस्लिम में सिर्फ लड़ाई हो रही है। विकास इतना दिख नहीं रहा। इनके मिनिस्टर्स कुछ कर रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वर्क। ये कौन सा वर्क है जो जनता को कभी दिखता ही नहीं है? फाइनेंस मिनिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट रोक नहीं सका। मिडिल क्लास पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है और ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है कि इनका इन्फ्लेशन रिच क्लासेस पे अप्लाई नहीं होता या फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती टैक्स भरने की क्योंकि सरकार उनके साथ है। जैसे कि इन्होंने कहा स्पीकर मैडम कि करप्शन और इन्फ्लेशन क्या सिर्फ मिडिल क्लास पर लगता है। मैं इनको बता दूं मिडिल क्लास के ऊपर कोई इन्फ्लेशन ज़्यादातर नहीं है, ना गरीब है ना अमीर है। हमने इन्फ्लेशन जैसे रोकने के लिए जीएसटी और इसी तरह के कई टैक्सेस लागू किए हैं। अब ये कहते हैं कि मिडिल क्लास ही इसमें सफर क्यों करे। मिडिल क्लास के लिए हमने क्या, इन्होंने हमारा न्यू बजट रेजिम नहीं देखा, उसमें हमने कहा है कि जो भी टैक्स होगा, जो भी टैक्स लगाया जाएगा, जैसे देयर विल बी नो इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ 12 lakhs, न्यू टैक्स लॉ टू मेंटेन गोल्स टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन टू सिंप्लीफाई लॉज मेक टू इजी टू अंडरस्टैंड। मैडम क्या 12 lakhs के नीचे किसी को भी हम इनकम टैक्स पेबल नहीं रखते क्या? आप ऐसे बोलिए कि मिडिल क्लास 12 लाख से ज्यादा इनकम गेन करता है, क्या उनके ऊपर कोई टैक्स लगता है तो वो इन्फ्लेशन में कैसे जाए? इन्फ्लेशन सिर्फ मिडिल क्लास पर नहीं लगता मैडम। जो है टैक्सेस कम करने की बात कर रहे हैं, बट जो छोटे बच्चे जो कैरमल पॉपकॉर्न्स खाते हैं उसके ऊपर आपने 18% टैक्स डाला है। एंड 18% यानी कि अगर कोई बच्चा 1000 रुपीज़ का जो है कैरमल पॉपकॉर्न ले रहा है, सो ही हैव टू पे अनदर 180 रुपीज़। तो ये कहाँ की जो है इन्फ्लेशन हुई है, मतलब मैं आई टैक्सेस कम कर दिया। तो आपने बात की थी कि कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो हमने कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर 18% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उसके पास हमारे पास रीज़न भी है, आप सुन लीजिए। क्योंकि कैरमल पॉपकॉर्न जो कि एक जंक फूड है और लग्जरी आइटम के अंदर आता है, क्या इससे खाकर पब्लिक की हेल्थ नहीं बिगड़ेगी? ऑब्जेक्शन मैडम स्पीकर, ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं क्या? और ये बोल रहे हैं जंक फूड के ऊपर, क्या राइस मेडिसिन ये सब जंक फूड है मैडम स्पीकर? तो स्पीकर मैडम मैं इनको बता दूं, जैसे कि इन्होंने कहा कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर 18% ऑफ जीएसटी लगता है, हालांकि डेली गुड स्टेशंस पर तो 5% ऑफ जीएसटी लगता है, राइस ऑयल मेडिसिन पर 5% ऑफ जीएसटी लगाया जाता है और कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर 18%। और इसके पास हमारे पास वजह भी है, क्योंकि उसमें शुगर एडेड होता है। शुगर कोटेड पॉपकॉर्न के ऊपर हम 18% इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर भी हमको जीएसटी और टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। स्पीकर मैडम अब दैट्स इट योर You know, recently एक सर्वे में किसी ने बात करी थी, we pay taxes like England but get treated like Somalia। ये टैक्स हमसे भर भर के लेते हैं, ना जंक फूड खाने देंगे ना नॉर्मल फूड खाने देंगे। देयरफॉर पता है क्या बोल रहे हैं कि आप मत रहो, जो पुअर पीपल मिडिल क्लास पीपल है इनको एंड करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आपने जंक फूड पे टैक्स लगाया, तो नॉर्मल फूड पे टैक्स की क्या जरूरत है? क्या ये देश इससे पहले, इस सरकार से पहले विदाउट एनी टैक्स चल नहीं रहा था? क्या फूड पे टैक्स लगाना नेसेसरी है? यस मैम, क्या फूड पे लगाना? हाँ नेसेसरी है, टैक्स फूड्स पे लगाना नेसेसरी है। अगर टैक्स फूड्स पे नहीं लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड प्राइस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी और डिमांड का सप्लाई क्या हो जाएगा। इन सब को अनडेवलपमेंट के लिए रास्ता बनेंगे, तो इन सब के लिए वो क्या बताएंगे? हाँ नेसेसरी है, फूड्स पर टैक्स लगाना नेसेसरी है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, डिमांड का सप्लाई कम हो जाएगा। इन सब में क्या बताएंगे? इन सब की इस पर क्या राय है? ऑब्जेक्शन स्पीकर। ठीक है, अगर हम इनकी बात मान ले कि ये हमारे भलाई के लिए टैक्स लगा रहे हैं, तो ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसे इंडिया की डेवलपमेंट में नहीं यूज करें तो कहाँ यूज कर रहे हैं? जी ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और अगर टैक्स ये हम जमा कर नहीं रख रहे होते तो हम ये वादा नहीं कर चुके होते कि 2050 तक हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। हम इस पैसों को कलेक्ट करें, कई स्कीम्स भी बना रहे हैं, जैसे कि आप उन स्कीम्स पर हमारी भारत जो है
थी, इसी टैक्स से तो की थी। क्या उनको फ्री ऑक्सीजन, फ्री राशन हमने प्रोवाइड नहीं किया था? क्या ये बात ये नहीं चाहते स्पीकर मैडम? ऑब्जेक्शन स्पीकर। 2020 पैंडेमिक ईयर की अगर ये बात करें तो उस वक्त इनके पास टैक्सेस की मदद से 2.86 लाख करोड़ पैसे जमा हुए थे और इन्होंने 50,000 करोड़ पैंडेमिक के लिए यूज किया, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? तो मैं इनको बता दूं स्पीकर मैडम, सिर्फ 50,000 करोड़ ही नहीं बल्कि हमने 19,617 5 करोड़ फिर वैक्सीनेशन पर